सोचिए आपकी बेटी अचानक गायब हो जाए और उसे बचाने के लिए आपके पास सिर्फ 72 घंटे हों। लेकिन जब उसे ढूंढने निकलते हैं तो सामने आता है एक ऐसा खतरनाक सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क जिसे पुलिस और सेना भी खत्म नहीं कर पाई। अब एक पूर्व सैनिक माँ अकेले पूरे अंडरवर्ल्ड से टकराने वाली है। क्या वह अपनी बेटी को जिंदा बचा पाएगी या बहुत देर हो चुकी होगी? फिल्म की शुरुआत अमेरिकी सेना की बहादुर सैनिक निक्की होल्स्टेड से होती है, जो रेगिस्तान में अपनी ड्यूटी पर तैनात है। इसी दौरान वह अपनी 3 साल की बेटी क्लो को उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए कॉल करती है। हर साल निक्की उससे एक ही वादा करती है, अगले जन्मदिन पर मैं जरूर तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अफसोस, देश की सेवा में लगी निक्की हर बार अपना यह वादा निभाने में असफल रहती है। उसकी ड्यूटी उसे अपनी बेटी से बार बार दूर कर देती है और मासूम क्लो हर साल अपनी मां के लौटने का इंतजार करती रह जाती है। हालांकि सेना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण निक्की क्लो के बचपन का ज्यादातर हिस्सा उसके साथ नहीं बिता पाती, लेकिन वह अपनी बेटी का जन्मदिन कभी नहीं भूलती, चाहे उसे केवल फोन पर ही उससे बात क्यों न करनी पड़े। क्लो के 15वें जन्मदिन पर निक्की उसे एक गिटार उपहार में देती है, इस उम्मीद के साथ कि वह उससे फिर से जुड़ पाएगी। हालांकि अगले ही साल वह फिर से रेगिस्तान लौट जाती है। उनकी फोन पर होने वाली बातचीत धीरे धीरे असहज होती जाती है और जिस माँ की क्लो को कभी सबसे ज्यादा जरूरत थी, अब वही उसे एक अजनबी जैसी लगने लगती है। अपने पति की ल्यूकेमिया से मृत्यु के बाद निक्की हमेशा के लिए घर लौट आती है, एक पूर्णकालिक माँ बन जाती है और सब कुछ फिर से ठीक करने की कोशिश करती है। निक्की क्लो के 16वें जन्मदिन पर गुब्बारों से सजी एक पार्टी रखती है, लेकिन क्लो के दोस्त मुश्किल से केक खाते हैं और जल्दी चले जाते हैं। क्लो कहती है कि वह यह दिन अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहती थी, जिससे दोनों के बीच बहस हो जाती है। वह निक्की पर आरोप लगाती है कि जब वह बड़ी हो रही थी तब वह कभी उसके साथ नहीं थी। इसके बाद वह गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। उस रात निक्की उससे माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि क्लो एक नोट छोड़कर पार्टी में जाने के लिए चुपके से घर से निकल गई है। बार में क्लो अपने दोस्तों के साथ पहली बार शराब पीती है। उसके दोस्त उसे बेन नाम के एक आकर्षक युवक से बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बेन अपनी बातों से उसे प्रभावित कर देता है और चुपके से उसके गिलास में कुछ मिला देता है। जब उसके दोस्त दोनों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तभी निक्की क्लो के फोन की लोकेशन ट्रैक करते हुए वहां पहुंच जाती है। उसी समय बेन और उसके साथ कई लोग क्लो को पीछे वाले दरवाजे से घसीटकर बाहर ले जा रहे होते हैं। जब उनमें से एक आदमी चाकू निकालता है तो निक्की तुरंत उसे काबू कर लेती है, लेकिन बाकी लोग क्लो को कार में बिठाकर वहां से भाग जाते हैं। कार लगभग दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे निक्की उन्हें पकड़ लेती है। वह कार की खिड़की तोड़कर दरवाजा पकड़ लेती है, लेकिन एक तेज मोड़ उसे सड़क पर गिरा देता है। हार न मानते हुए निक्की उनके रास्ते का अंदाजा लगा लेती है। पास की एक इमारत के अंदर से दौड़ती हुई निकलती है और खिड़की से छलांग लगाकर कार के ऊपर जा गिरती है। अपनी कार की चाबी से वह ड्राइवर की आंख में वार कर देती है, जिससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। निक्की फिर से कार से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है, जबकि बेन मरते हुए ड्राइवर को एक तरफ धकेल देता है और क्लो को लेकर तेजी से वहां से भाग जाता है। जब निक्की घायल अवस्था में सड़क पर पड़ी होती है, तभी उसकी आवाज सुनाई देती है कि किसी के लापता होने के बाद उसे जिंदा ढूंढने के लिए केवल 72 घंटे होते हैं। तभी कहानी अचानक 27 घंटे आगे बढ़ जाती है। निक्की की आंख खुलती है और वह खुद को एक बूचड़खाने की छत से उल्टा लटका हुआ पाती है। सामने लगी घड़ी दिखाती है कि अब उसके पास सिर्फ 44 घंटे ही बचे हैं। विक्टर द बूचर नाम का एक क्रूर हत्यारा निक्की को यातनाएं देने की तैयारी करता है। उसके आसपास कई लाशें लटकी होती हैं, जिनमें बेन की लाश भी शामिल होती है, जिसे विक्टर ने इसलिए मार डाला क्योंकि उसने निक्की को गोदाम का पता बता दिया था। जब निक्की उससे पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है, तो विक्टर बेरहमी से जवाब देता है कि उसे तो यह भी नहीं पता था कि मवेशियों के भी नाम होते हैं। फिर वह निक्की से कहता है कि पिछली रात उसने मिस्टर सुलिवन के सबसे मुनाफे वाले वेश्यालय को जलाकर और वहाँ कैद लड़कियों को आजाद करके बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद भी जब विक्टर उसकी आंखों के सामने चाकू ताने खड़ा होता है, तब निक्की उसे चेतावनी देती है कि वह उसे तुरंत आजाद कर दे और उसकी बेटी कहाँ है यह बता दे। वह वादा करती है कि अगर वह सहयोग करेगा तो वह उसकी जान बख्श देगी, लेकिन वह हंसने लगता है, निक्की के पेट पर चीरा लगा देता है और उसकी जांघ में चाकू घोंप देता है। तभी सिंडिकेट के मैनेजर मिस्टर सुलिवन का फोन आता है। जब विक्टर फोन पर बात करने में व्यस्त होता है, तब निक्की अपनी जांघ से चाकू निकालकर उसी से अपनी रस्सियां काट लेती है। आजाद होते ही विक्टर उस पर हमला करता है, लेकिन निक्की तुरंत उस पर भारी पड़ जाती है और उसे कई बार चाकू मार देती है। इसके बाद निक्की उससे पूछताछ
करती है और अपनी बेटी का ठिकाना बताने की मांग करती है। जब वह सहयोग करने से इनकार कर देता है तो निक्की उसका एक कान काट देती है और चेतावनी देती है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसकी मौत और भी ज्यादा दर्दनाक होगी। आखिरकार वह बता देता है कि सुलिवन सिर्फ सिंडिकेट का मैनेजर है, जबकि पूरे संगठन का मुखिया एक आदमी है जिसे केवल चेयरमैन के नाम से जाना जाता है। कुछ ही देर बाद कई एसयूवी वहां पहुंच जाती हैं, लेकिन तब तक निक्की बाहर छिप चुकी होती है। वह देखती है कि एक एसयूवी से अच्छी तरह तैयार एक आदमी बाहर निकलता है, जिसके चारों ओर हथियार बंद और प्रशिक्षित बॉडीगार्ड मौजूद होते हैं। निक्की तुरंत पहचान लेती है कि वही सुलिवन है। अंदर पहुंचने पर सुलिवन विक्टर की लाश को उल्टा लटका हुआ पाता है, जिस पर निक्की और क्लो की एक तस्वीर लगी होती है। तस्वीर के पीछे लिखा होता है, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। लेकिन सुलिवन चेयरमैन को इसकी जानकारी देने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि चेयरमैन किसी भी तरह की कमजोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। इसके बजाय वह अपने सभी आदमियों को निक्की को ढूंढकर मारने का आदेश देता है। निक्की सुलिवन के काफिले का पीछा करते हुए उसके कड़ी सुरक्षा वाले विला तक पहुंच जाती है। उसके आदमी सैन्य अनुशासन के साथ काम करते हैं और पूरी संपत्ति कैमरों, कुत्तों, हथियारबंद गार्डों और निगरानी करने वाले ड्रोन से सुरक्षित होती है। ऐसे में सीधा हमला करना आत्महत्या के बराबर होता। जैसे ही एड्रेनालिन का असर कम होता है, निक्की को अपने पेट का घाव महसूस होता है और उसे एहसास होता है कि पहले उसे अपना इलाज करना होगा। इस बीच पुलिस कप्तान माइकल्स सुलिवन के जले हुए वेश्यालय की सीसीटीवी फुटेज की जांच करता है। काले कपड़ों में एक रहस्यमयी व्यक्ति ने 5 आदमियों को मार डाला, कई कैद महिलाओं को आजाद कराया और जानबूझकर इमारत में आग लगा दी। माइकल्स इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हमलावर को पेशेवर लड़ाकू प्रशिक्षण मिला हुआ है। दूसरी ओर एक होटल के कमरे में निक्की अपने घावों को खुद ही साफ करती है और उन पर टांके लगाती है। थकान से लड़ते हुए निक्की जागे रहने के लिए कॉफी, एनर्जी ड्रिंक और गोलियों का सहारा लेती है, क्योंकि वह जानती है कि क्लो के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब केवल 32 घंटे बाकी हैं। इस बीच माइकल्स को वेश्यालय में आग लगने से 2 घंटे पहले की सुरक्षा कैमरे की फुटेज मिलती है, जिसमें निक्की बार से बेन को घसीटते हुए ले जाती हुई और उसका हाथ कुचलती हुई दिखाई देती है। पुलिस उस ड्राइवर को भी निक्की से जोड़ देती है, जिसकी आंख में निक्की के नाम पर रजिस्टर्ड कार की चाबी मिली थी। जासूस यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि यह सब करने वाली एक महिला है और सोचने लगते हैं कि आखिर वह वास्तव में है कौन। इस बीच निक्की एक स्थानीय दुकान से 5 पॉइंट हार्नेस खरीदती है और वहां दीवार पर टंगा एक स्केटबोर्ड देखती है। वह उसे भी खरीदने के लिए कहती है, लेकिन दुकान का मालिक बताता है कि वह सिर्फ सजावट के लिए टंगा है। यह देखकर कि निक्की का दिन बहुत मुश्किलों भरा रहा है, वह आखिरकार उसे स्केटबोर्ड बेचने के लिए तैयार हो जाता है। उसी शाम चेयरमैन सुलिवन को फोन करता है और वेश्यालय के नष्ट हो जाने से हुए भारी नुकसान पर गुस्सा जताता है। वह बताता है कि लड़कियों की एक और खेप पहले ही रास्ते में है और सुलिवन को चेतावनी देता है कि अगर उसने तुरंत स्थिति पर काबू नहीं पाया तो उसकी जगह किसी और को दे दी जाएगी। निक्की विला के बाहर तब तक इंतजार करती है जब तक सुलिवन का काफिला वहां से नहीं निकल जाता। वह माउथ गार्ड पहनती है, अपनी रफ्तार बढ़ाती है और सीधे आगे चल रही एसयूवी से टकरा जाती है। उसका सुरक्षा उपकरण टक्कर का असर सह लेता है, जबकि सुलिवन के गार्ड पूरी तरह चौंक जाते हैं। इससे पहले कि वे खुद को संभाल पाते, निक्की स्केटबोर्ड की मदद से एसयूवी के नीचे फिसल जाती है और एक एक करके गार्डों को मार गिराती है, जिससे केवल सुलिवन ही जिंदा बचता है। इसके बाद निक्की उसे स्केटबोर्ड से मारती है, उस पर बंदूक तान देती है और पूछती है कि क्लो कहाँ है। जब सुलिवन कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, तो निक्की उसकी दोनों टांगों में गोली मार देती है। सुलिवन अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि वह उसे चेयरमैन के पास ले जाएगा, जो इस समय शहर के ग्रैंड होटल में ठहरा हुआ है। लेकिन निक्की यह कहते हुए उसे मार देती है कि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। जाने से पहले निक्की एक एसयूवी की डिक्की खोलती है और उसमें क्लो को पाती है। वह क्लो को बस से घर ले जाती है। बेहद थकी हुई निक्की कुछ देर के लिए सो जाती है और उसे अपने सैन्य जीवन के वे खतरनाक पल याद आने लगते हैं, जहां शांत माहौल भी बिना किसी चेतावनी के जानलेवा बन सकता था। इसके बाद उसकी यादें उस अस्पताल की ओर चली जाती हैं, जहां वह और क्लो कभी उसके मरते हुए पति के पास बैठे थे। घर पहुंचने के बाद निक्की क्लो से वादा करती है कि अब वह सुरक्षित है। क्लो को भारी मात्रा में नशीली दवाइयां दी गई होती हैं और वह मुश्किल से कोई जवाब दे पाती है। जब निक्की उसकी बाहों पर इंजेक्शन के कई निशान देखती
देखती है तो वह फूट फूट कर रो पड़ती है। इस बीच कप्तान माइकल्स निक्की के घर पर छापा मारने के लिए एक स्वाट टीम तैयार करता है। वह घातक बल प्रयोग की अनुमति दे देता है क्योंकि वह जानता है कि निक्की हथियारबंद है और बेहद खतरनाक है। जासूसों में से एक इस आदेश पर सवाल उठाती है क्योंकि घर के अंदर एक आम नागरिक भी मौजूद है। माइकल्स उसे याद दिलाता है कि निक्की ने 48 घंटे से भी कम समय में 13 लोगों को मार डाला है। जासूस बताती है कि मारे गए सभी लोग मानव तस्करी के संदिग्ध थे, लेकिन माइकल्स उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। जैसे ही माइकल्स घर में घुसने का आदेश देने वाला होता है, तभी अमेरिकी सेना के कर्नल जोसेफ लावेल वहां पहुंचते हैं और उसे अपने आदमियों को पीछे हटने का आदेश देने के लिए कहते हैं। वह चेतावनी देते हैं कि यह उनके अपने ही भले के लिए है। माइकल्स रूखे अंदाज में पूछता है कि वह कौन है, लेकिन लावेल उसे अटॉर्नी जनरल द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश दिखाते हैं जिसमें इस पूरे ऑपरेशन की कमान उन्हें सौंपी गई होती है। गुस्से में होने के बावजूद माइकल्स को अपने आदमियों को पीछे हटाना पड़ता है। स्वाट टीम के चले जाने के बाद निक्की क्लो के लिए दवाइयां और मेडिकल सामान खरीदने एक फार्मेसी जाती है क्योंकि उसे अस्पताल ले जाने पर बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते थे। हालांकि माइकल्स चुपके से स्वाट कमांडर से संपर्क करता है और टीम को अपने बॉडी कैमरे बंद करके निक्की को मार डालने का आदेश देता है। जैसे ही निक्की एक कार के पास से गुजरती है, उसे उसकी खिड़की में एक स्वाट अधिकारी का प्रतिबिंब दिखाई देता है। वह टीम को एक गली की ओर ले जाती है और वे उसके पीछे चल पड़ते हैं, इस बात से अनजान कि निक्की उन्हें चकमा देकर उनके पीछे पहुंच चुकी है। जब जासूस लावेल से पूछते हैं कि वह कौन है, तो वह बताते हैं कि वह स्पेशल फोर्स में निक्की के कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं और निक्की उन सबसे घातक सैनिकों में से एक थी जिन्हें उन्होंने कभी प्रशिक्षण दिया था। माइकल्स निक्की के मारे जाने की पुष्टि का इंतजार करता है, लेकिन तभी स्वाट टीम के बॉडी कैमरे अचानक दोबारा चालू हो जाते हैं। उनमें दिखाई देता है कि सभी अधिकारी जमीन पर घायल पड़े हुए हैं। निक्की शांत स्वर में उनसे कहती है कि 6 एम्बुलेंस भेज दो क्योंकि उसे कई लोगों की हड्डियां तोड़नी पड़ी हैं। लावेल माइकल्स को यह आदेश देने के लिए डांटते हैं, फिर रेडियो पर निक्की से संपर्क करके उससे रुक जाने की विनती करते हैं। निक्की बताती है कि सिंडिकेट उसकी बेटी को उठा ले गया था और उसके साथ बेहद भयानक अत्याचार किया गया। लावेल उससे आमने सामने मिलकर बात करने के लिए कहते हैं, लेकिन निक्की साफ मना कर देती है और कहती है कि जब तक इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को उसकी सजा नहीं मिल जाती, तब तक वह नहीं रुकेगी। निक्की तुरंत घर की ओर दौड़ती है, जहां उसे क्लो के कमरे की खिड़की खुली मिलती है और पता चलता है कि क्लो फिर से गायब हो चुकी है। तभी एक युवा जासूस निक्की पर बंदूक तान देता है, लेकिन निक्की तुरंत उसे निहत्था कर देती है और उसी की बंदूक उस पर तान देती है क्योंकि वह उसे मानव तस्करों में से एक समझ बैठती है। जब उसे एहसास होता है कि वह एक पुलिस अधिकारी है, तो वह उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद जब निक्की को पता चलता है कि तस्कर क्लो को दोबारा उठा ले गए हैं, तो वह गुस्से में वहां से निकल पड़ती है। माइकल्स लावेल को लेकर निक्की के घर जाता है। रास्ते में लावेल उससे पूछते हैं कि उसने स्वाट टीम क्यों भेजी थी। माइकल्स कहता है कि निक्की ने 13 लोगों की हत्या की है और उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। लावेल उसे याद दिलाते हैं कि निक्की एक युद्ध नायिका है और जिन लोगों को उसने मारा वे सभी मानव तस्कर थे। यह सुनकर माइकल्स के पास कोई जवाब नहीं होता। जब लावेल उससे पूछते हैं कि एक पुलिस कप्तान इतनी महंगी सूट कैसे खरीद सकता है, तो माइकल्स तुरंत गुस्से में आ जाता है और सफाई देने लगता है। इसके बाद पुलिस निक्की के घर पर छापा मारती है, लेकिन वह वहां कहीं नहीं मिलती। माइकल्स पूरे शहर में निक्की की तलाश का आदेश देता है और सभी अधिकारियों को उसे देखते ही गोली मारने की अनुमति दे देता है। तभी अचानक आंतरिक मामलों के 2 अधिकारी वहां पहुंचते हैं और भ्रष्टाचार, अधिकारों के दुरुपयोग तथा अवैध गतिविधियों को संरक्षण देने के आरोप में माइकल्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। उनके पास माइकल्स के विदेशी बैंक खातों की प्रतियां भी होती हैं, जिनसे पता चलता है कि वह सिंडिकेट के लिए काम कर रहा था। गुस्से में माइकल्स लावेल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उम्रदराज सैनिक लावेल आसानी से उसकी कलाई मोड़ देते हैं और उसका सिर कार की खिड़की से दे मारते हैं। इसके बाद लावेल उसे जेल में लंबी जिंदगी बिताने की शुभकामना देकर अपना ध्यान फिर से निक्की की ओर कर लेते हैं। इस बीच निक्की सिंडिकेट के ऑपरेशन के केंद्र ग्रैंड होटल पहुंच जाती है। होटल की निचली मंजिलों में कई लड़कियों को कैद करके रखा गया होता है, जबकि सबसे ऊपर की पूरी मंजिल चेयरमैन के पेंट हाउस के रूप में इस्तेमाल होती है। निक्की जानती है कि यह होटल सुरक्षा कैमरों से घिरा एक अभेद्य किला है, इसलिए वह अपनी कार को एक बिजली के बॉक्स के पास खड़ी करती है, गैस छोड़ देती है और पास में आग लगा देती है ताकि कुछ देर बाद एक धमाका हो सके। इसके बाद वह शांतिपूर्वक पीछे के रास्ते से अंदर जाती है और कार दुर्घटना की शिकार होने का नाटक करती है, फिर रास्ते में आने वाले गार्डों को मार देती है। कई कैद लड़कियों को आजाद करने के बाद निक्की रसोई में जाती है और गैस के सभी बर्नर चालू कर देती है। कुछ ही देर बाद बाहर उसकी कार में धमाका हो जाता है, जिससे होटल की बिजली चली जाती है और पूरी इमारत अंधेरे में डूब
डूब जाती है। कई गार्ड बिना गैस पर ध्यान दिए रसोई में घुस आते हैं। निक्की गैस में आग लगा देती है, जिससे हुए धमाके में वे सभी मारे जाते हैं। इसके बाद वह चाकुओं और अंधेरे का फायदा उठाकर बाकी लोगों को चुपचाप मार गिराती है। ऊपर की मंजिलों की ओर बढ़ते हुए निक्की कई ऐसे कमरे देखती है जहां मानव तस्करी की शिकार महिलाओं को कैद करके रखा गया होता है। वह जोर से चिल्लाकर कहती है कि इमारत में आग लग गई है और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। 2 बंदूकें लेकर निक्की मुख्य सीढ़ियों की ओर लौटती हैं और अपने हथियार तैयार कर रहे मानव तस्करों के एक समूह पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। वह वर्षों के सैन्य अनुभव के दम पर तेजी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। जब 3 हथियारबंद लोग अंधेरे में छिप जाते हैं तो निक्की एक गोली चलाती है और उसकी चमक का इस्तेमाल करके उनकी छिपी हुई जगह का पता लगा लेती है। इसके बाद वह उनके जवाबी हमला करने से पहले ही उन्हें मार गिराती है। जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो निक्की को आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ती है। तभी 2 आदमी उस पर कुल्हाड़ी से हमला करते हैं और उसकी गर्दन में एक रस्सी लपेट देते हैं। जैसे ही निक्की बेहोश होने लगती है, वह हमलावरों में से एक का कान काट लेती है, खुद को छुड़ा लेती है और उसी रस्सी से उसका गला घोंट कर मार देती है। उसके घाव और थकान आखिरकार उसे गिरा देते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे क्लो उससे कह रही हो कि अब वह लड़ना छोड़ दे, लेकिन निक्की उससे वादा करती है कि वह उसे ढूंढ कर घर जरूर ले जाएगी। यही वादा उसे फिर से खड़े होकर पेंट हाउस की ओर बढ़ने की ताकत देता है। अब वहाँ केवल चेयरमैन और उसका सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड केटा बचे होते हैं। केटा चेयरमैन से भाग जाने के लिए कहता है और खुद निक्की का सामना करने की तैयारी करता है, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही निक्की दरवाजे के आर पार शॉटगन से गोली मार देती है। पेंट हाउस के अंदर निक्की कई और लड़कियों को पिंजरों में बंद पाती है। वह उन्हें आजाद करने के लिए रुक जाती है, जिससे चेयरमैन को क्लो को पकड़ने का समय मिल जाता है। आखिरकार निक्की उसे घेर लेती है, लेकिन वह क्लो के सिर पर बंदूक तानकर निक्की को आत्मसमर्पण करने का आदेश देता है। जैसे ही 72 घंटे की समय सीमा पूरी होती है, निक्की उसके सिर में गोली मार देती है और उसे तुरंत मार डालती है। इसके बाद वह क्लो को तुरंत अस्पताल ले जाती है और डॉक्टरों को बताती है कि उसे भारी मात्रा में नशीली दवाइयां दी गई हैं और उसे अंदरूनी तौर पर गंभीर चोटें आई हैं। पूरे घटनाक्रम के दौरान पहली बार निक्की पूरी तरह बेबस हो जाती है और उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कई घंटे बाद क्लो की हालत स्थिर हो जाती है। निक्की उसके बिस्तर के पास बैठती है और आखिरकार यह विश्वास करते हुए सो जाती है कि उसकी जिंदगी के सबसे लंबे 72 घंटे अब खत्म हो चुके हैं। इसके बाद दृश्य बदलता है, जहां लावेल जासूसों से निजी तौर पर बात कर रहे होते हैं। जासूस हैरान होते हैं कि 13 लोगों को खोने के बाद भी सिंडिकेट ने क्लो को सीधे वापस क्यों नहीं लौटा दिया। लावेल बताते हैं कि निक्की अपनी बेटी को पहले ही ढूंढ चुकी थी, लेकिन जब तक वह उसके पास पहुंची तब तक क्लो की मौत हो चुकी थी। इस सच्चाई को स्वीकार न कर पाने के कारण निक्की पूरी तरह मानसिक रूप से टूट गई। डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया और उसे भारी मात्रा में दवाइयां दी। लावेल ने उसे आखिरी बार तब देखा था जब वह शारीरिक रूप से तो ठीक हो रही थी, लेकिन मानसिक रूप से अब भी उसी सदमे में फंसी हुई थी। वह बार बार यही कह रही थी कि वह पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुकी है और उसे तुरंत अपनी बेटी को ढूंढना होगा। निक्की ने अपनी बेटी क्लो की मौत की याद को पूरी तरह अपने दिमाग से मिटा दिया था। डॉक्टरों ने बताया कि जब भी वह सो जाती है, उसका दिमाग उसी रात पर लौट जाता है जिस रात क्लो का अपहरण हुआ था, इसलिए उसे उसके बाद हुई कोई भी घटना याद नहीं रहती। सच तो यह था कि सुलिवन की एसयूवी की डिक्की से जिस लड़की को निक्की ने बचाया था वह क्लो नहीं थी। अपने गहरे मानसिक सदमे की वजह से अब निक्की हर उस कैद लड़की में अपनी बेटी क्लो को देखने लगी थी जो उससे मिलती जुलती दिखाई देती थी। अस्पताल में उसके पास जो लड़की लेटी हुई है वह मानव तस्करी की एक और पीड़िता है जिसे निक्की ने बचाया था, लेकिन निक्की के दिमाग ने उस लड़की के चेहरे की जगह क्लो का चेहरा देखना शुरू कर दिया है। हालांकि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, फिर भी निक्की को यकीन है कि वह अभी भी उसे बचा सकती है। उसका गहरा दुख उसे एक ऐसी अजेय योद्धा में बदल देता है जो हमेशा उस इंसान को बचाने की कोशिश करती रहती है जो कभी वापस नहीं आ सकता। आखिर में निक्की की आंख खुलती है और वह धीरे से फुसफुसाती है कि उसे अपनी बेटी को ढूंढना है। 72 घंटे की गिनती फिर से शुरू हो जाती है, जिससे पता चलता है कि निक्की उसी अंतहीन चक्र में फंस चुकी है और वह उन मानव तस्करों का पीछा करती रहेगी जिनके बारे में वह मानती है कि उन्होंने क्लो का अपहरण किया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक बटन को 2 बार दबाकर जरूर देख लें। इस फिल्म का पूरा मजा लेने के लिए इसे एक बार पूरा जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और शानदार मूवी रिकैप वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।